मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। दोस्तों, न्यूज़ लाइन शुरू करने से पहले मैं आपको एक वाकया बताता चलूँ। निदा फाजली जब पहली बार पाकिस्तान गए, वहां से लौटे, तो वहां के हालात और भारत के हालात पर उन्होंने एक शेर कहा, इंसान में हैवान वहाँ भी है यहाँ भी, अल्लाह निगहबान वहाँ भी है यहाँ भी। और इत्तेफाक की बात देखिए कि सरहद के उस पार से अगर निर्ममता, क्रूरता और बेदर्दी देखने को मिली है तो अपने देश में भी कुछ ऐसे ही वाकया हुआ है। पिछले दिनों जब नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करके पाक सैनिकों ने 2 भारतीय जवानों की निर्ममता से हत्या कर दी तो पूरे देश में सीज फायर के नियम सिद्धांतों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार की दुहाई पर एक बहस छिड़ी गई। आज भी यह बहस जोरों पर है, लेकिन इसी बीच देश के भीतर से ऐसी ही घटना सामने आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नक्सलियों की, जिन्होंने एक मुठभेड़ के दौरान अपने खौफनाक इरादों को पूरा करने के लिए सुरक्षा बलों के शवों को भी नहीं बख्शा। बहरहाल इस खबर पर हम आगे बात करेंगे। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं भारत पाकिस्तान के रिश्तों की, जिनमें अब दिनों दिन तलखी बढ़ती दिखाई दे रही है। और अब सीज फायर उल्लंघन करने के मामले में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तोयबा के प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद का नाम सामने आया। साजिश के पीछे हाफिज पाकिस्तानी सेना के युद्ध विराम के उल्लंघन करने और भारतीय सीमा में घुसपैठ करके सेना के 2 जवानों की नृशंस हत्या के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। खुफिया विभाग के मुताबिक इस घटना से करीब 1 हफ्ते पहले लश्कर-ए-तोयबा के आतंकी और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने LOC का दौरा किया था। बताया जा रहा है कि उसने लश्कर के बॉर्डर एक्शन टीम को संबोधित किया था और उन्हें बॉर्डर पर फायरिंग करने के लिए भी उकसाया था। LOC पर 2 जवानों की मौत के मामले में एक अहम खुलासा हुआ है। भारतीय जवानों पर हुए हमले में मुंबई धमाकों के मास्टरमाइंड आतंकवादी सईद हाफिज का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि मेढर की भारतीय सीमा में पाक सेना का घुसना और 2 भारतीय जवानों का मारा जाना, ये सब कुछ लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया हाफिज सईद के इशारे पर हुआ था। असल में भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है कि वो इस तरीके के रिमार्क्स देती है। हम इस बात को समझ नहीं पाते कि भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक क्या सॉफ्ट है और क्या मजबूत है। ये उनका अपना डेफिनेशन है और इसे भारतीय जनता पार्टी ही समझ सकती है। सरकार ने बहुत सख्ती के साथ एहतजाज किया है, एहतजाज वहां पे रजिस्टर करवाया है और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य और मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान सबक हासिल करेगा और आइंदा ऐसा नहीं होगा। ठीक 1 हफ्ते पहले हाफिज को मेढर में LOC के पास देखा गया था, जहां सईद ने LOC दौरे पर लश्कर की बॉर्डर एक्शन टीम से मुलाकात करके उन्हें भारतीय सीमा में घुसपैठ के लिए उकसाया था, जिससे ये साबित हो रहा है कि भारतीय सीमा में घुसकर सैनिकों पर पाक सेना का जो हमला हुआ है उसके पीछे लश्कर का हाथ है। इस हमले में सईद हाफिज का अहम रोल माना जा रहा है। भारतीय सीमा बॉर्डर पर पाक की बॉर्डर एक्शन टीम पाकिस्तानी सेना की मदद करती है। लश्कर की इस टीम को बॉर्डर एक्शन टीम कहते हैं। भारत पाक सीमा पर सेना के साथ लश्कर के कुछ लोग हमेशा यहाँ रहते हैं। जिस तरीके से हमारे सोल्जर्स का, जवानों का एक बारबेरिक तरीके में पाकिस्तान के सोल्जर्स उनका कत्ल किया और उनके बहुत ही इनह्यूमन तरीके से उनके लाशों की हैंडल किया है,
इसके खिलाफ पूरे भारत देश में आक्रोश है। उसको व्यक्त करने के लिए कल एक कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से हो रही है। ऐसे बर्ताव सहन नहीं कर सकेगा। इतना गंदा बर्तन कि सर काट कर ले जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि एक बार 65 की पुनरावृत्ति फिर से हो जाए। इनके खुमखो में है ना, देखो भारत आपको क्या नमूना दिखाएगा। अरे 65 को भूल गए? जब लाहौर में गोला पड़ रहे थे तो हाथ उठाया ऊपर कि हम हार गए, और अभी बीच बीच में सर उठाते हैं। वो आपको याद नहीं है 65? हमले के खुलासे के बाद पाक का असली चेहरा सामने आ गया है। पाकिस्तान ने कई बार पीठ में छुरा घोंपा है। पाकिस्तान की ये करतूत तब सामने आई है जब दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य करने की बात चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान फिर इस हमले से इनकार करके भारत से हाथ मिलाने को सोचेगा? अब पाकिस्तान किस मुंह से दिल्ली भारत से हाथ मिलाने के लिए आएगा? न्यूज डेस्क, चैनल वन न्यूज। और इस अहम मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोहर मनोज और लोक जनशक्ति पार्टी के युवा नेता और युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सर्राफ, जो कि जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। तो सबसे पहले सर्राफ साहब, जो बॉर्डर पर ये उल्लंघन हुआ है सीज़ फायर का, और जिस तरह से ये निर्ममता क्रूरता दिखाई गई पाकिस्तान की सेना की तरफ से या कहें लश्कर तैयबा के लोगों की तरफ से, इस पर क्या कहेंगे? और क्या एक बॉर्डर के प्रदेश के निवासी होने के नाते आप इसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी दुख की घटना है हमारे लिए, नहीं पर्टिकुलरली उन सब जो बेचारे हमारे साथी बॉर्डर पर बैठते हैं, चाहे वो उस साइड के बॉर्डर के सिपाही है या इस साइड के बॉर्डर के सिपाही है। हमने पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं कि इसको एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पर फोर्सेज है, जैसे हम लोगों ने बातचीत स्टार्ट की है, डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, क्रिकेट डिप्लोमेसी स्टार्ट हो गई, दूसरे साइड से और डिप्लोमेसी स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। डायलॉग प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है ये देखने की जरूरत है कि क्या हकीकत में हम दोनों के आर्मी के जो फोर्सेस बॉर्डर पर है, जिनके घर में भी उनके परिवार है, उनको भी पता है, इनको भी पता है, उसके बावजूद अगर ऐसी कोई घटना आती है और उसके बावजूद जो वहां का मुल्क है वो खुलेआम कहता है नहीं जी हमने नहीं की है, और वहां पर सबको पता है कि वहां ऐसा एरिया है, ऐसा माहौल है जहां -20, -25, -30 में कोई आम आदमी क्या कोई सोच भी नहीं सकता है उस एरिया में जाने पर। तो अगर कहीं पर ये ऐसी कटौती हुई है तो ये कैसे हुई है, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के 2 प्रोसेस है। हमने पहले भी होम मिनिस्ट्री को लिखा था कि इसमें एक मेन प्रोसेस है, अगर सीसीटीवीज बड़े लगाए जाए वहां पर, जो लगता तो बहुत छोटा है लेकिन लगा सकते हैं। आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर खुले वहां पूरे प्रॉपर तरीके से सीसीटीवीज लगाया जाए और दोनों मुल्क उसको प्रॉपर तरीके से चेक करे, चलो वो वीकली बेसिस पर करे या 15 डेज बेसिस पर कर ले, जिससे हम लोगों को एक प्रॉपर सिस्टम दोनों मुल्कों को पाओ। और दूसरा चीज है, दूसरा जो मेरी तरफ से ये रहेगा कि जो बॉर्डर पर हमारे सिपाही है, जो हमारा कर्नल है, यहाँ का जो उसका अपना जो ब्रिगेड है, वहां के ब्रिगेड की एक कमिटीज बन जाए और इस टाइप के केसेस में वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करे, जो ट्रांसपेरेंसी तरीके से, ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से ऐसा लगे कि आपस में दोनों में ट्रांसपेरेंसी है। अगर मुल्क आपस में डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत स्टार्ट कर रही है तो मैं समझता हूं कि बॉर्डर पर इस चीज को स्ट्रांग करने की जरूरत है। बॉर्डर में ये मैसेज जानी चाहिए दोनों साइड के मुल्कों के फोर्सेस को कि भाई हम बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत में आप लोगों को भी सॉफ्ट रहने की बहुत जरूरत है। जी संजय जी, अभी हमारे साथ सांसद अहमद सईद मलिहाबादी साहब मौजूद हैं, तो हमारे साथ अहमद साहब, पाकिस्तान के इस नापाक हरकत को किस नज़र से आप देखते हैं और क्या कहेंगे इस पूरे वाक़े पर? निहायत ही बुरी नज़र से देखते हैं इस पूरे मामले को। रियासत जम्मू और कश्मीर में जो जंगबंदी लाइन थी, जिसको अब लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, उसके ऊपर ये वाक़या हुआ है। काफ़ी अरसे तक वहाँ अमन व अमान कायम रहा था और अचानक ये वारदात हुई है, और ये ऐसे वक्त में और ऐसे हालात में किया गया है जिससे ये मालूम होता है कि पाकिस्तान में कुछ ताकतें ऐसी हैं कि जो दोनों मुल्कों में अमन व अमान कायम होने के ख़िलाफ़ है। अभी हाल में हमारे मुल्क में
उनके क्रिकेट टीम आई थी और उन्होंने मैच खेला था। हमारे 4-5 शहरों के अंदर में मैच हुए थे। लोगों के अंदर बड़ा एक जज्बा था देखने का और ये ख्याल था कि इससे एक अच्छा माहौल बनेगा। उनके वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब भी तशरीफ़ लाए थे कुछ अर्सा पहले और वीज़ा के रूल्स वगैरह को भी रिलैक्स किया जा रहा था। दोनों मुल्कों में तिजारत बढ़ाने की बातें हो रही थी। अभी अमन की आशा का प्रोग्राम भी चल रहा है। दोनों देशों के इंटेलेक्चुअल्स जो इस मुहिम में लगे हुए हैं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट दोनों तरफ बढ़े, उनका भी प्रोग्राम अभी चल रहा है। तो इस बीच ये घटना का, इस तरह के घटना का होना, तो क्या वजह हो सकती है, कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो खुद एक पूरी तरह से आज़ाद हुकूमत नहीं है। वो वहाँ की मिलिट्री के अंडर में है। वहाँ मिलिट्री जो चाहती है उसी के मुताबिक वहाँ की हुकूमत भी काम करती है और मिलिट्री अपने कामों में, अपने फेल में बिल्कुल आज़ाद है। तो वहाँ किसने ये फैसला किया कि दोनों मुल्कों में एक नए सिरे से फिर कशीदगी पैदा की जाए, तो इससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि इसके पीछे वहाँ के फौजी जो ज़रा गर्म मिजाज फौजी होंगे वो इसके लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं। या जैसा कि बाज़ नाम आ रहे हैं, ये हाफिज़ सईद साहब का नाम आ रहा है कि उनकी तरफ से भी कुछ इस तरह के हरकतें होती हैं, उकसाते रहते हैं लोगों को। तो वहाँ तो आजकल पाकिस्तान में हालत ऐसी है कि मालूम होता है कि पूरे मुल्क पर एक वहशत तारी है। वहाँ कत्ल व गारतगरी का एक बाज़ार गर्म है। आपसी में लोगों को कत्ल कर रहे हैं और बमों के धमाके हो रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में ये कार्रवाई भी की गई है, मगर इसका मकसद जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग करना है। लेकिन मेरी अपनी एक राय है जी, और वो ये है कि इस कोशिश को हमें नाकाम बनाने के लिए हर वो कदम उठाना चाहिए जो इस सिलसिले में ज़रूरी है। हमारी हुकूमत ने अभी पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को वजारत ख़ारजा में बुलाया है, एहतिजाज भी किया है, ये मामला उनके सामने रखा गया है। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत कम से कम कुछ इसके बारे में, उसकी मजम्मत में कुछ कहे, कुछ करे, क्योंकि इतना संगीन वाक़या हुआ है। 2 फौजियों का मारा जाना और उनके साथ इतनी बदसलूकी करना, हैवानियत का सलूक करना, सर काट लेना, उनकी लाशों की बेहुरमती करना, इससे ज़्यादा अफसोसनाक और शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? जी मलिक भाई साहब, बहुत सही बात आपने कही कि इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं। मिलिट्री को भी सोचना चाहिए कि हुकूमत के साथ साथ वहाँ की मिलिट्री भी बदनाम होती है, क्योंकि मिलिट्री जो भी हो, कहीं भी फौज हो, उसको एक आनर अपना कायम रखना होता है, उसकी अपनी एक इज्जत होती है। तो वो तो इज्जत का भी उनको अपने कुछ ख्याल नहीं रह गया कि अगर मैदान जंग में कोई लड़ता है तो बहादुरों की तरह किस तरह लड़ना चाहिए। ये कोई लड़ाई है कि आप लाशों की बेहुरमती कर रहे हैं? बहुत अफसोस की बात है। दूसरी एक बात ये भी है कि अभी जो खबर आ रही है खुफिया विभाग की तरफ से कि हाफिज़ सईद ने कुछ दिनों पहले वहाँ का दौरा किया था। एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भारत के ख़िलाफ़ आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे। एक तरफ जो भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए नुमाया तौर पर जिम्मेदार है वो शख्स पाकिस्तान की तरफ से LOC का दौरा करता है, वहाँ उसने अपनी एक्शन बॉर्डर कमेटी बनाई हुई है। ये पाकिस्तान का कौन सा चेहरा है? हाफिज़ सईद साहब ने जो भी दौरा किया है वहाँ उसकी जो खबरें आ रही हैं तो उनके बारे में तो मुसलसल इस तरह की खबरें आ रही हैं। बम्बई में जो उन्होंने 26 नवंबर 2008 में जब हमला हुआ तो उसमें उनका नाम आता रहा है और बराबर वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जहरीली तकरीरें करते रहते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है और वहाँ की हुकूमत उनके ख़िलाफ़ जो ज़रूरी कार्रवाई होना चाहिए वो नहीं करती है। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वहाँ के हर चीज़ हुकूमत के काबू से बाहर हो चुकी है। लोग सड़कों पे लाशें गिर रही हैं उनके यहाँ। कराची शहर में देख लीजिए, पेशावर में देख लीजिए और दूसरे इलाकों में देख लीजिए, तो वो तो वहाँ के ऐसा मालूम होता है कि कोई चीज़ अब कंट्रोल में रह नहीं गई है। तो ये उन्होंने हरकत की है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि उन ताकतों को नाकाम बनाने की कोशिश बहरहाल जारी रखना चाहिए जो अमन को ख़त्म करना चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच में अमन और ताल्लुकात बेहतर न हों। जी मनोज साहब, आपने सुना अहमद सईद मलियाबादी साहब का कि उनकी है मानना है कि साहब कोशिश दोनों मुल्कों के बीच अमन की जारी रहनी चाहिए और उन ताकतों को नीचे दिखाना चाहिए जो अमन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। कैसे संभव है ये इस तरह के हालात में कि जब पाकिस्तान सीज़ फायर का उल्लंघन करता है, सैनिकों को सरहद में घुस के मारता है, उनके शवों के साथ बेहुरमती करता है?
देखिए, जब मामला जब इंसानियत का जब आता है तो उसमें न कोई मजहब की दीवार होती है, न कोई सरहद की दीवार होती है, न कोई मुल्क की दीवार होती है। देखिए, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिस तरीके से बंटवारा हुआ, और वह भी कॉमनल लेवल पे 1947 में, और उसके पहले से जो कांग्रेस के पैरेलल में जो मुस्लिम लीग की राजनीति की जो नींव जम चुकी थी, और आज के दरमियान में अगर हम देखें तो जिस तरीके से एक पॉलिटिकल दूरी बनाने के लिए जिस तरीके से दोनों के बीच में एक तरह से जो खाइयाँ जो है लगातार पिछले 60-65 सालों से जो है दिखती आ रही है, तो इसके मेरे हिसाब से दो पहलू हैं। जब हम इंसानी तौर पे बात करते हैं तो इधर के सरहद पे जो सैनिक खड़ा हो, चाहे उधर के सरहद पे सैनिक खड़ा हो, किसी की भी जान जाती है। सैनिक का जो है काम ही जो है, सैनिक का पेशा ही है कि जान देना, मुल्क के लिए जान देना। लेकिन जान अगर बेवजह चली जाए तो हर इंसान के जान की कीमत होती है, चाहे वो किसी मुल्क का प्रधानमंत्री हो या किसी मुल्क का एक आम सैनिक हो या एक आम आदमी हो। सरहद पर घटनाएं तो इस तरीके की होती रहती हैं, कभी इधर से कभी कोई किलिंग हो जाती है, कभी उधर से किलिंग हो जाती है। लेकिन जो कल या परसों जो किलिंग हुई है और जिस तरीके से उसका सर काटा गया है, सीधे सीधे वे एक उकसावे वाला तत्व आ गया, और यही वजह है कि मीडिया में इतनी बड़ी ये सुर्खियां बनी हैं। लेकिन जो ये मौजूदा माहौल है, वो माहौल जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के राजनीतिक रिश्तों में जो है नज़दीकी आने का माहौल था। जैसा कि क्रिकेट हुआ, उधर के विदेश मंत्री आए, और जब अमेरिका से जब पाकिस्तान के संबंध ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए तो पाकिस्तान ने अपने को हिंदुस्तान के ज़्यादा नज़दीक किया और वो एक डिप्लोमेटिक रिलेशन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। लेकिन आप यह भी देखिए कि पिछला जो भारत पाक के संबंधों का इतिहास है कि जब जब नज़दीकी आई हैं, कुछ इस तरीके के ऐसे काम वाक़यात किए गए हैं जिससे कि पूरे माहौल में एक तरह से बिगड़ा हुआ है। सब विश्लेषक लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आर्मी की सत्ता के अधीन है, और इस तरीके से जो है इंडिया के खिलाफ की पोस्टरिंग की जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। मैं तो इसे ये कहूँगा कि ये जो पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये सब, इन सब की कल्चर एक है, सबकी संस्कृति एक है, और सबके जो है खान पान, वेशभूषा और सबके जीन कैरेक्टर एक है। लेकिन मजहब की और राष्ट्र की जो दीवारें खड़ी की गई हैं, तो इसको जो आप जैसे अमन की आशा बता रहे हैं, तो ये तो देखिए, इंसान न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई भारत है, न पाकिस्तान है। सबकी अपनी अपनी इंसानियत है, अपने अपने गुण हैं। पाकिस्तान में भी एक से एक इंसानी तौर पे लोग थे। यहाँ का जो कैदी है, वहाँ की मानवाधिकार की जो एक महिला जो है, उन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी। तो इंसानियत के मामले में हम किसी पर कोई संदिग्ध दृष्टि नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर लंबे तौर पे इस चीज़ का अगर वो लिया जाए, एग्जाम्पल लिया जाए, तो कहीं ना कहीं एक कन्वर्टेड रिलीजन और सेपरेटेड नेशन जो ये जो पिछले 60 सालों में जो ये सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिला, मैं चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ऐसा वक्त आए कि ये मजहब और मुल्क की दीवार खत्म हो और ये तीनों देश एक हो, चूंकि कल्चर एक है। न फिर वो मुद्दा कोई हिंदू होगा, न कोई मुसलमान होगा, चाहे इधर की सैनिक हो चाहे उधर के सैनिक हो, दोनों की जान की कीमत है। लेकिन जब वो आइडेंटिटी की जब बात आएगी, जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात आएगी कि नहीं मैं हिंदू हूं, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा अलग देश होगा और ये तुम्हारा जो है अलग देश होगा, तो फिर सारी समस्याएं जो है वो बनी रहेंगी। तो समस्या का बहुत सही बात आपने कही कि इंसानी ताकतें एक तलखी खत्म होनी चाहिए, और जो पूरे सब कॉन्टिनेंट के शांति के लिए मसला है। संजय जी, अभी आप बात कर रहे थे शो शुरू होने से पहले कि एक जो निगरानी है एलओसी पर, या जो जितनी निगरानी होनी चाहिए उसके अंदर भी कहीं चूक का मामला बनता है। प्रॉपरली चूक का तो मामला पड़ रहा है ना। देखिए, हम यहाँ से मैं फिर वही रिपीट बात करूंगा, हम यहाँ से भी बातचीत की बात कर रहे हैं। डायलॉग प्रोसेस आप टेबल पर करिए, बहुत अच्छी बात है, इसको आगे बढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है, हर एक इसको सपोर्ट करेगा। ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत, इसमें हम पूरी निंदा करते हैं, पूरा हम ही नहीं पूरा देश निंदा कर रहा है। इवन हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी जो युवा लोग हैं वो भी इसकी निंदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक मुल्क से जो भी फौजी है, जो बेचारा अपने परिवार के लिए, किसी का 6 महीने का बच्चा है, किसका 2 साल का बच्चा है, किसका साल का बच्चा है, वो बेचारे वहाँ देश के लिए, अपने परिवार के लिए वहाँ पर बैठे हैं। अगर वो परिवार के लिए बैठे हैं तो उनका कत्ल अगर इस तरीके से किया जाए तो ये बहुत ही दर्दनाक क्या कहूँगा, इसमें तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जितनी ये दुखद घटना है ये हर एक देश के लिए। और सबसे मेन बात है, जहां हम इसकी बात है कटौती की बात, आप देखिए, अब जब तक हमारे यहाँ कत्ल भी होता है तब तक हमारा इंटेलिजेंस कहां बैठा है, कहां पर है हमारे इंटेलिजेंस के लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और पर्टिकुलरली जैसे बॉर्डर जैसे एरिया में क्यों ऐसी चीजें होती है, और हादसे के फौरन बाद खबर आ जाती है कि हम एक हफ्ता पहले हम हाफिज सईद ने आप बताइए, क्या ये लोग अगर ये बता रहे हैं, अगर है तो क्या इन्होंने पाकिस्तान के साथ इस पर बात वार्ता की?
कि भाई अगर हाफिज को हम लोगों ने यहाँ पर बड़ी बड़ी ये भेजा है कोर्ट के थ्रू, उसके थ्रू, इसके थ्रू, बॉम्बे ब्लास्ट में ये इन्वॉल्वड है, एक साइड से तो हम लोग इतना चला रहे हैं, दूसरा साइड से हम कैसे कह रहे हैं आज हमारा फोर्स कैसे, हमारा जो इंटेलिजेंस विंग है वो क्या कर रहा है आज, वो कैसे कह रहा है? अगर वो कह रहा है तो उन्होंने क्या पाकिस्तान पर जो डायलॉग प्रोसेस हमारा टेबल पर होता है वहां पर बात की इस चीज की, इसकी बात उठानी चाहिए थी इनको। अभी रिसेंटली एक हफ्ता पहले ही मैच हो गया दिल्ली में, वहां पर भी फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में ये बात कर सकते थे, ये तो पॉसिबल नहीं है। एक बात और है, जब जब भारत और पाकिस्तान के डिग्नेटरीज एक जगह इकट्ठा होते हैं तब तब कुछ ऐसा होता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हों। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 26/11 का जो हमला मुंबई में हुआ था, उस दिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री यहाँ मौजूद थे भारत में, और उस वक्त विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी थे, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। बोलना नहीं चाहिए, ये खुलेआम पॉलिटिक्स राजनीति हो रही है और पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं दूसरे साल, और कश्मीर पर जो उनकी नजर है उसके बेस पर, और कश्मीर को जिस तरीके से राय लेते हैं अहमद साहब जो कल पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुला करके एतराज जताया गया बाकायदा, और पाकिस्तान से कड़े शब्दों में कहा गया कि ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और आज शाम को फिर खबर आई है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में फिर LOC का उल्लंघन किया है और सीज फायर का उल्लंघन किया, और लगातार फिर गोलाबारी कई घंटे तक वहाँ पर हुई है। इसका क्या मतलब है? यानी किसी बात का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। अहमद साहब मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुलाकर विदेश मंत्रालय में कड़ा एतराज जताया गया और ये कहा गया कि ये इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, लेकिन आज फिर खबर आई है कि जम्मू कश्मीर में LOC पर पाकिस्तान की सेना की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, गोलीबारी हुई है। तो ये किस तरह का है? क्या हम कड़ा एतराज़ भी जता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं साहब ये आखिरी घटना है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अगले दिन फिर होता है? तो क्या ये इसे माना जाए कि पाकिस्तान कोई सबक लेने को तैयार नहीं है और किसी तरह कॉपरेट करने को तैयार नहीं है? देखिए, एक ज़माने में ऐसा था जी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर दिन रात फायरिंग हुआ करती थी, गोलेबारी होती रहती थी, और उसके नतीजे में सरहद के ऊपर जितने भी गांव वगैरह थे और लोग वहाँ रहते थे उन सबको पीछे हटना पड़ता था और वहाँ की ज़िंदगी बिल्कुल दरम भरम रहती थी। अब ये सिलसिला बंद हो गया था तो सब लोगों को बहुत इत्मीनान था। अब ये फिर नए सिरे से उन्होंने जो ये कार्रवाई शुरू की है तो जाहिर है कि इसके लिए यही कहा जा सकता है कि इसको फ़ौरन बंद होना चाहिए, और इस सिलसिले में पाकिस्तान की हुकूमत को, वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म साहब को, वहाँ के सदर साहब को कुछ न कुछ इसके बारे में बोलना चाहिए ताकि राय आमा भी पाकिस्तान के सामने आए। हम तो इस बात की उम्मीद करते हैं कि अगर वहाँ की हुकूमत कुछ नहीं बोल रही है तो पाकिस्तान में कम से कम जो राय आमा है, वहाँ के जो अहलुर राय लोग हैं, जो वहाँ के लोग पब्लिक में जिनकी कोई हैसियत है, वो कम से कम इस वाक़े की कड़े से कड़े लफ्ज़ों में मज़म्मत करें। तो और ये बात बहुत ज़रूरी है, हमारी हुकूमत ने बिल्कुल सही किया है, जब ऐसा कोई वाक़या होता है तो उस मुल्क के सफ़ीर को और वहाँ के जो भी ज़िम्मेदार होता है उसको बुला के एहतजाज किया जाता है। तो हमारी हुकूमत ने एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया है। अब पाकिस्तान की ड्यूटी है कि वो इसका जवाब दे और सरहद के ऊपर फायरिंग को फौरी तौर पर इमीडिएटली बंद कराना चाहिए ताकि पुरसुकून माहौल में दोनों मुल्कों के जो कमांडर हैं सरहद के ऊपर उनके दरमियान में गुफ्तगू हो और ये फायरिंग बंद कर दी जाए ताकि मज़ीद कोई जानी नुकसान ना हो। जो हो गया है उसकी तो जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और इसके लिए जो लोग जिम्मेदार उनको सज़ा भी दी जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला कोई ऐसा नहीं है कि सरहद के ऊपर फायरिंग हो गई है और दो तरफा लोगों में कोई नुकसान हुआ है, बल्कि जिस तरह से इसमें उन्होंने एक हमारे जवान को शहीद करने के बाद जिस तरह उसकी लाश की बेहुरमती की है, ये तो साहब इंसानियत के ख़िलाफ़ एक बर्बरियत का मुजाहरा है। तो इसकी तो मजम्मत हम लोग कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की कई जो रायामा है, उनके जो लीडर हैं, पब्लिक के जो लीडर हैं, वो कम से कम इसके बारे में अपने राय का इजहार करें ताकि दोनों मुल्कों की में जो ये फिर अचानक ये बादल छाने लगे हैं, धुंध छा रही है, ये छट जाए। ये बहुत ज़रूरी है। मलियाबादी साहब, हमारे साथ स्टूडियो में नौजवान नेता मौजूद है संजय सराफ साहब। उन्होंने एक सवाल उठाया था कि कहीं ना कहीं हमारी जो खुफिया विभाग है उसकी भी नाकामी ये है कि पाकिस्तान के सैनिक बॉर्डर क्रॉस करते हैं और हमें उसका पता नहीं चल पाता है, और घटना के फ़ौरन बाद पता चलता है कि साहब अहमद सईद भी एक हफ्ता पहले वहाँ आकर गए हैं। तो क्या हम माने कि जितनी चौकसी सरहदों पर होनी चाहिए उतनी चौकसी नहीं है, उसके अंदर कहीं कोई खामी है, कोई कमी है? नहीं, चौकसी तो पूरी है, ऐसी बात नहीं कही जा सकती है, इसलिए कि
वो जो इलाका है उसके बारे में ये सोचना चाहिए कि वो कितना दुश्वार इलाका है, पहाड़ी इलाका है। फिर आजकल सर्दियों का ज़माना है, बर्फ़बारी हो रही है। उन्होंने जो ये हमला किया है ये कोई एक ऑर्डिनरी किस्म की वो सीज़ फायर का वायलेशन नहीं था, बल्कि उन्होंने घात लगाकर हमला किया था। तो अब इसके बारे में हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो हमारी जो मिलिट्री की इंटेलिजेंस है, वो किसी को इल्म गैब तो नहीं हो सकता है कि किस वक्त कहाँ दुश्मन छुपा बैठा हुआ है और वो वहाँ से इस तरह की कोई कार्रवाई करेगा। तो ये हमारी नाकामी का सवाल नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की नाकामी है कि वो सीज़ फायर के जो ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसके ऊपर अमन कायम करने की का जो माहौल चल रहा था उसको वो बरकरार रखने में नाकाम रहा है। ये हुकूमत है पाकिस्तान की और वहाँ की मिलिट्री की नाकामी है, हमारी नाकामी नहीं है। जी मनोहर जी, हमारी नाकामी नहीं है, मलिहाबादी साहब का कहना है। तो अब जो अभी आपने बात की थी कि पूरे खित्ते में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में किस तरह से अमन बहाली होगी अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो? देखिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो निश्चित रूप से आपसी विश्वास बढ़ाने का बहुत बड़ा जरिया है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भारत को अपना रोल मॉडल मानता है, जो भारत में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, जो आज़ादी हैं, जो लिबरलाइजेशन है और जो तमाम तरह के प्रोग्रेसिव एलिमेंट हैं यहाँ के सिस्टम से लेकर के यहाँ के सोशल सोसाइटी और टोटल इन्वायरमेंट में, तो अगर लिंक किया जाए हिंदुस्तान के लोगों से, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो वहाँ का जो एक सत्ता तंत्र है, जो सिरे भारत को दुश्मन ठहराने में ही अपनी जीत मानता है, तो उस पर जो है एक निश्चित रूप से लगाम लगेगा। और भारत में भी जो एक पाकिस्तान विरोध की जो पोस्चरिंग की जाती है, मुझे लगता है वह भी एक बड़ा कृत्रिम लगता है। आप जो है मूल सवालों को क्यों नहीं एड्रेस करते हैं? रह गया कश्मीर का मामला, तो कश्मीर पर आप ये कहिए कि हम सेकुलर कंट्री हैं। आपने कॉम्युनल लेवल पे जो है पाकिस्तान को बनवा दिया एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में, बांग्लादेश को बनवा दिया। ठीक है, बांग्लादेश तो बाद में उनसे विभक्त होकर निकला, लेकिन विभाजन के बाद भी हिंदुस्तान जो है एक सेकुलर कंट्री बना, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रशंसा की चीज है। और वहां पर अगर आपका एक मुस्लिम बहुल राज्य है कश्मीर के रूप में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे एक सेपरेट कंट्री का दर्जा दे दिया जाए और पाकिस्तान पर उसकी नजरें लगी रहे। तो भारत को ये चीजें दुनिया को बिल्कुल साफ साफ बतानी चाहिए कि हम जो है लोकतंत्र के जितने जो मॉडर्न जो एलिमेंट हैं वो सब चीज़ हम बहाल करते हैं, और घोषित तौर पर किसी के साथ किसी तरीके की कोई जो है तरफदारी या किसी के प्रति कोई जो है भेदभाव नहीं किया जाता है। और सारे मानवाधिकार से लेकर के सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सोशल अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ देने का काम होता है, जो कि पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। साथ साथ यह भी बताया जाना चाहिए कि जो पाकिस्तान बिल्कुल एक जोश के साथ एक मतलब कि धर्म के नाम पर जो एक देश के रूप में उदय होता है, आज वह एक तरह से वो अपनी ही जूती से वो खुद मार खा रहा है। जैसा कि मलिहाबादी ने कहा कि पिछले 5 सालों में 50,000 लोग पाकिस्तान में आतंकवाद की भेंट चढ़े। मनोहर जी, इससे बड़ी विफलता क्या हो सकती है पाकिस्तान की? मनोहर जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन मेरे को ये दुख से कहना पड़ता है, जब हम कश्मीर और जम्मू कश्मीर की बात करें, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की अगर बात करें, तो मेरे को माफ़ कर दीजिए, वो वहाँ पर कहीं दिख नहीं रही है। अब डेमोक्रेटिक सेटअप को देखिए, जहाँ पर 1 लाख लोग के वोटर है, वहाँ पर 2000 वोट लेने वाला MLA बन जाता है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है कश्मीर में। हमें इस चीज़ में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें खुलकर ये सब चीज़ें बोलनी चाहिए। और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात है, पिछले साल मेरे नेता माननीय रामविलास पासवान जी ने भी पार्लियामेंट में 4-5 बार उठाया, 120 बच्चे मारे गए। कौन से ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं हम? कौन से एक भी पुलिस वाले को आपने सजा दे दी और कहां पर दे दी? अरे 120 बच्चे, यहां पर तो हमारी एक बहन का कत्ल हुआ, पूरा हिंदुस्तान हिल गया। वहां पर हमारी कितनी बहनों का फिर रेप हुआ है, वहां पर कितने बच्चों को मारा गया? संजय जी, 6-6.5 लाख कश्मीरी पंडित वहां से विस्थापित होके गए, कहां पर है कश्मीरी मुस्लिम? उनका अता पता वहां पर 10,000 फैमिलीज ऐसी है जिनका अता पता नहीं है, जिनको हाफ विडोज कहते हैं। अगर ह्यूमन राइट्स की बात होती है, देखिए कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के प्रति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कहीं पर बहुत कमजोरियां रही है, इसमें हमें कोई शक नहीं है। जो कश्मीर के प्रति इनकी नजर है, पर्टिकुलर कुछ सेटअप्स को लेने के चक्कर में, पर्टिकुलर कुछ नेताओं को खड़ा रखने के चक्कर में उन्होंने कश्मीर की आम जनता के साथ हर टाइम खिलवाड़ किया है। जो नेता वहां पावर में होता है वो भारत की बात करता है, जब वो पावर के बाहर आता है तो वो पावर की बात करता है। तो लोगों को भी धोखा देता है, अपने आप को भी धोखा देता है, देश को तो धोखा लग ही रहा है। कश्मीर में हमारे 2 फ्लैग है, पूरे देश को पता भी नहीं है। हमारे वहां 2-2 झंडे हैं, एक हिंदुस्तान का झंडा है, दूसरा हमारा अपना झंडा है। कश्मीर में 2-2 पैनल
रणबीर सिंह पैनल कोड है, कश्मीर में इंडियन पैनल कोड है। अरे इन सब चीजों पर बात करने की खुलेआम, खुले दिल से, खुले दिमाग से बात करने की जरूरत है। बहुत सही आपने बात कही है कि जो मूल मुद्दे हैं, मनोहर जी आपने भी बहुत सही बात कही कि मूल मुद्दों की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है, अपने गिरबान में झांकने की भी जरूरत है। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे पर मुझे एक शेर याद आया कि दिलों ने तर्क ताल्लुक तो कर लिया, लेकिन परेशान वो भी है और पशेमा मैं भी हूँ। जुबान तो कहती है कि सारा कसूर उसका है, ज़मीर ये कहता है कुछ जिम्मेवार मैं भी हूँ। इसी के साथ हम लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं और बात करते हैं झारखंड में नक्सलियों की हैवानियत की। और हमारे साथ झारखंड मामलों के जानकार आलोक कुमार भी जुड़ गए हैं इस साथ। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है न्यूज लाइन में। अब हम बात करेंगे नक्सलियों की हैवानियत की। पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ करके सेना के 2 जवानों की नृशंस हत्या को लेकर काफी हंगामा मचा, लेकिन हमारे देश में बर्बरता की मर्यादा को नक्सली आए दिन लांघते रहे हैं। जी हां, इसकी ताज़ी मिसाल हाल ही में हुए लातेहार हमले में मिली है। पाकिस्तान की ही तरह नक्सलियों ने भी मारे गए सुरक्षा कर्मियों के गले काट दिए, बल्कि उनके शव के भीतर बम तक रख दिया। झारखंड में नक्सलियों की बर्बर कार्रवाई का एक खौफनाक और दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। पिछले दिनों लातेहार में मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों का शव जब पोस्टमार्टम के लिए रांची के एक अस्पताल में ले जाया गया तो उसे देखकर वहां के डॉक्टरों के होश फाख्ता हो गए। उनमें से एक जवान का पेट चीरकर नक्सलियों ने उसमें बम रख दिया था। इस सच के सामने आने के बाद पुलिस से लेकर प्रशासन और सियासत से लेकर सरकारी गलियारे तक हड़कंप मच गया। उसके पेट में ही आईडी रखा था, लेकिन वो डिटेक्ट हो गया था। जब एक्सरे निकाला तभी पता चला कि ये इस तरह है। ये 10 CRPF के लोग वहाँ कैजुअलिटी हो गई है, 3 सिविलियन हैं और 8 नक्सलाइट्स है। रांची से लगभग 100 किलोमीटर दूर लातेहार के जंगल में नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा बल पर हमला बोल दिया। बारूदी सुरंगों के जाल में फंसे घायल सुरक्षा कर्मियों को बड़ी बेरहमी से मारा। कुछ सुरक्षा कर्मियों के शरीर पर तो उन्होंने मरने से पहले ही IED बांध दिया, जिससे उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए। जबकि एक जवान के शव का पेट चीरकर उसके भीतर IED रख दिया। साफ है कि आतंकी इसके जरिए एक और खौफनाक साजिश को अंजाम देना चाहते थे। अस्पताल में इसका पता चलने के बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाकर इसे आनन फानन में निष्क्रिय किया गया। नक्सलियों के इस खौफनाक इरादों से ये साफ है कि वो शहीद जवानों के शवों की आड़ में अपने एक और खौफनाक साजिश को पूरा करना चाहते थे। नक्सलियों की ये बर्बर कार्रवाई जहां एक तरफ संवेदना की सारी परतें उधेड़ डालती है, वहीं दूसरी तरफ नक्सलियों की उस बर्बर मानसिकता को भी उजागर करती है, जिनके भीतर न तो जवानों के शवों के लिए कोई आदर है और न ही आम नागरिकों के खून के लिए कोई मोह। चैनल 1 न्यूज के लिए अली अब्बास नकवी की रिपोर्ट। तो देखा जवानों के शवों के साथ कितना क्रूर व्यवहार किया गया है।
और अब हम चलते हैं इस पूरे मामले पर और ताज़ा जानकारी क्या है, क्या पुलिस कर रही है वहाँ पर, और इस हालात से निपटने के लिए क्या सुरक्षा के नए बंदोबस्त क्या किए गए हैं। चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय साय के पास, जो इस वक्त रांची में मौजूद हैं। संजय, जो एक ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, इसके बाद पुलिस का क्या कहना है और ताज़ा हालात इसको लेकर के क्या है? देखिए यूसुफ, ताजा हालात तो ये है कि ये जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है, ये नक्सलियों ने जो कारनामे को अंजाम दिया है, ये पहली बात तो ये है कि अपने विचार से भटक गए हैं नक्सली। और जो दूसरी बात ये है कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि पुलिस ने इस दस्ते को की शिनाख्त कर ली है, और ये नक्सलियों का एक दस्ता है जिसे कि PLGA कहते हैं, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। और इसी पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के करीब 100 के जत्थे में ये सदस्य रहते हैं, जो कि एक मारक दस्ता है जो इस तरह की घटने को अंजाम दी है, जिसकी शिनाख्त हो गई है। और इसे अभी वहां बरवाडी के जंगल में पुलिस ने घेर करके रखा है, और अभी भी वहां पर एनकाउंटर जारी हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो घटना 7 तारीख को जो घटना हुई थी, ये इस इलाके में एक ऑपरेशन चल रहा था पुलिस का, जिसे ऑपरेशन अनाकोंडा 2 के नाम से जाना जाता है। और इसी के दरमियान 7 तारीख को ये घटना होती है, जिसमें कि 10 जवानों को ये बारूदी सुरंग में उड़ा देते हैं। इस 5 जवानों के शव लेकर भाग जाते हैं, और उसमें से 2 जवान को ये बम लगा करके छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद एक जवान के पेट को चीर करके बिल्कुल एक उच्च तकनीक और एक डॉक्टरों के सहायता से उसके पेट में एक बम को प्लांट करते हैं। यूसुफ, आपको याद होगा कि एक पिक्चर आई थी डार्क नाइट, और ये डार्क नाइट बैटमैन की पिक्चर है, जिसमें कि इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये नक्सलियों की जो ये मानसिकता है, ये दिखा रही है कि इन्हें भी कहीं ना कहीं से कोई आतंकी साजिश और आतंकी कनेक्शंस जो है इनके जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह की घटना को अंजाम देकर के ये आतंक फैलाने के लिए, इसे बूबी ट्रैप भी कहा जा सकता है कि ये इस तरह की घटना को अंजाम देकर के इनका इरादा था कि जब इन जवानों के शव को ये लेकर के हेलीकॉप्टर से वापस आए, उस समय जवान वहां रहे और उस समय ब्लास्ट होता तो सेना का एक बड़ा हेलीकॉप्टर भी उड़ सकता था, क्योंकि वहां से लातेहार से इन जवानों के शव को हेलीकॉप्टर के द्वारा रांची लाया गया था। दूसरी घटना का ये अभी हो सकता है एहसास, हो सकता है कि इनके सदस्य रांची में भी हों, जो कि पोस्टमार्टम के दौरान इस बम इस शहीद जवान के पेट में छिपा करके रखे थे, और उसे इतनी चतुराई से सिलाई कर दिए थे कि जैसे ही सिलाई को काटा जाता ये बम विस्फोट कर जाता, जैसा कि बम विस्फोटक दस्ता के लोगों ने बताया है। तो ये एक आतंक फैलाने की बहुत बड़ी साजिश थी, और इसके तहत ये नक्सली जो है वो बता दिए हैं कि वो कितनी उच्च तकनीक और कितने एक स्टेप आगे चल के पुलिस को यहाँ पुलिस को किस तरह से वो अपने सिकंजे में रखे हुए हैं और सुरक्षा बलों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गई है। नक्सलियों ने इस घटना के साथ दिखाने की कोशिश की है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताज़ा अपडेट के लिए। आपने बताया कि पुलिस के साथ मुठभेड़ उस दस्ते की जा रही है जिस दस्ते ने जिस दस्ते ने इस घटना को अंजाम दिया। हम चलते हैं झारखंड मामलों के जानकार आलोक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, किस तरह से पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, नक्सली हौसला इतना ज़्यादा नहीं है। लगातार जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको लेकर के वो छोटी छोटी वारदातें एक कॉर्नर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो अपने आप में इस कदर है कि वो छोटी कार्रवाई से ही अपने को रजिस्टर कर पा रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक झारखंड की बात है तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार झारखंड सरकार की घिसाई होती रही है। झारखंड का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि उस इलाके को बिहार से अलग इसलिए किया गया था 12 साल पहले कि उस इलाके में नक्सली गतिविधियां बढ़ गई थी, और ये महसूस किया जा रहा था कि छोटी राज्य इकाई बनने के बाद से उस पर कंट्रोल मुमकिन है। लेकिन हुआ उल्टा। बिहार के जिस इलाके में नक्सली अफेक्टेड इलाका माना जाता था, वहां तो बिहार सरकार ने पीपुल्स फ्रेंडली गवर्नमेंट ला करके उसे कंट्रोल किया, लेकिन झारखंड में चूंकि इतने सालों से कोई स्थायी सरकार रही नहीं, तो जो छोटे इलाके में पहले झारखंड में जो गतिविधियां थी नक्सलियों की, वो बढ़ती बढ़ती लगभग पूरे झारखंड में पहुंच गई है। और जहां तक नक्सली गतिविधि का सवाल है तो ये दिल्ली बैठ करके ये सोचना कि पूरा झारखंड नक्सल प्रभावित है और किसी इलाके में कोई आम आदमी मूवमेंट नहीं कर रहा है, ये भी समझना गलत होगा यूसुफ भाई। स्थिति ये है कि छोटे छोटे कॉर्नर में, छोटे छोटे जगहों पर 100-200 के दस्ते में लोग काम कर रहे हैं। जहां 7 से 13 करोड़ की आबादी है, उसके बीच में
मुश्किल से 2000 नक्सली हैं जो अपने अपने तरीके से इसको अंजाम दे रहे हैं। और जहां तक बात है कि झारखंड में ही ऐसा क्यों हो पा रहा है, तो इस बात को लेकर के समझना होगा कि वहां हमेशा सरकार को लेकर क्राइसिस वाली स्थिति रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो एक चाक चौबंदपन होना चाहिए वो कभी हो नहीं पाया, और इस सब का नतीजा है। जैसे पिछले साल ही पूरे जब दिल्ली में बैठ करके नक्सली वारदातों का अध्ययन किया जा रहा था, उसमें महसूस किया गया कि सबसे ज़्यादा हथियारों की लूट पुलिस के हाथों से झारखंड में हुई। छोटे छोटे जगहों पे पुलिस थानों पे नक्सलियों ने कब्जा किया और पुलिस के हथियार को लूट करके, और उन हथियारों को, चूंकि नक्सली बड़े नेटवर्क के तहत काम करते हैं, उन हथियारों को आंध्र प्रदेश पहुंचा दिया गया, छत्तीसगढ़ पहुंचा दिया गया, कुछ को किसकी बंगाल से रिकवरी हुई है। लेकिन चूंकि पीपल्स फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं है, या उस ढंग से लोग टूट के नहीं आ पा रहे हैं, या दूसरी बात कहें कि सरकार मजबूत नहीं है, इसलिए वहां खुफिया तंत्र भी उस मजबूती से काम नहीं कर रहा है। जी, बहुत सही बात आपने कही, सरकार मजबूत नहीं है और लगता है कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की भी कमी है। मनोहर जी, जो अभी आलोक जी बता रहे थे कि मात्र 2000 के आसपास नक्सली हैं, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं पूरे पुलिस फोर्स के लिए और सुरक्षा बलों के लिए। देखिए, एक आइडियोलॉजी के साए में किया जाने वाला अपराध जो है ये नक्सलवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी और आदिवासियों का शोषण नक्सलवाद की आइडियोलॉजी को जन्म देता है। मुझे ये लगता है कोई भी गरीब, अशिक्षित, निरक्षर आदमी में इतना मानसिक और आर्थिक ताकत नहीं है कि वो हथियार उठाए और सीधे सीधे जो है किसी को अपना वर्ग शत्रु मानकर इस हिंसक संघर्ष के रास्ते को अपना ले। कहीं ना कहीं एक ऐसी आइडियोलॉजी जो लेफ्ट की भटकी हुई आइडियोलॉजी है, और जो इसके पॉकेट बने हैं, जो ये जंगल और ट्राइबल के जो इलाके, जो गलियारा जो बना हुआ है इस नक्सलवाद का, तो उसमें एक इस कदर एक गिरावट आई है कि वो मतलब कि मानवीयता की सारी सीमाओं को उल्लंघन करके और जो सुरक्षा बल को अपना वर्ग शत्रु मानते हैं उसका वो कत्लेआम कर रहे हैं और नए नए तरीके से एक तरह से खौफ पैदा कर रहे हैं। और ये नए तरीके अपना रहे हैं नक्सली, और लगता है आतंकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये बात है। अहमद सईद मलिहाबादी साहब के पास हम चलेंगे। मलिह भाई साहब, आपने देखा कि पाकिस्तान के सैनिकों ने जो भारतीय सैनिकों के साथ किया सो तो किया, लेकिन अपने नक्सलियों ने जो अपने सुरक्षा बलों के साथ किया वो तो और ज्यादा खौफनाक है। इस पर क्या कहेंगे? अब इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है सिवाय इसके कि ये जो जुनून की हालत है वो दोनों ही तरफ है। पाकिस्तान की वहशत और बर्बरियत का भी हम रोना रो रहे थे, और अब उससे भी बड़ी वारदात हमारे अपने मुल्क के अंदर में झारखंड के इलाके में हुई है। लेकिन ये बात ऐसी है कि ये जो मूवमेंट चल रहा है नक्सलियों का, माओवादियों का, ये इन्होंने अब एक तरह की हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ एक गोरिल्ला लड़ाई शुरू कर दी है, और ये बहुत सी कई रियासतों में चल रही है। झारखंड में जो वाक़या पेश आया है, अब जाहिर है इसके ऊपर सिवाय उसकी मजम्मत करने के, उस पर अफसोस करने को और क्या किया जा सकता है। लेकिन इस सिलसिले में मैं एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये कि पाकिस्तान में जो वो सरहद के ऊपर जो हमारे जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो वारदात हुई है, उसमें हमारे जो 2 जवान शहीद हुए, और अभी हमारे यहाँ झारखंड में जो ये 9 या 10 हमारे पुलिस के लोग मारे गए हैं, और उसके अलावा कुछ गांव के लोग भी मारे गए हैं जो लाशें उठाने के लिए गए थे। तो उन तमाम लोगों के ख़ानदान वालों के साथ हम अपनी दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं, और उनके गम में हम अपने आप को बराबर का शरीक समझते हैं। लेकिन अब आप ये अंदाज़ा करें कि ये तो सरहद पर की लड़ाई थी या ये जंगल की लड़ाई है, लेकिन अभी दिल्ली में पिछले महीने में जो वारदात हुई थी बस के अंदर में, उसमें जो बर्बरियत हुई थी, तो ये क्या एक जुनून की सी हालत है लोगों के अंदर छा गई है कि चाहे वो गोरिल्ला हो नक्सली, या वो पाकिस्तान की आर्मी हो जिन्होंने वहाँ वहशत और बर्बरियत का मुजाहरा किया, या हमारे ये सिविलियन हो जो सड़कों पर आम आदमियों के साथ, जनता के साथ घूमते फिरते हैं, वो बस के अंदर जो वारदात करते हैं। अब ये तो हमारा एक बड़ा मसला पैदा हो गया। ये हकीकत में एक इंसानियत का मसला पैदा हो रहा है। ये सोचना होगा कि किस तरह से ज़िंदगी यहाँ कितनी सस्ती और हो गई है और बर्बाद की जा रही है। इसके बारे में जो समाज का काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने ये जिनको पर जिम्मेदारी है कि समाज में लोगों को अच्छी बातों की तरफ राग़िब करें, उन्हें अपनी मुहिम को तेज करना पड़ेगा। जी, बहुत सही बात आपने कही कि हम लोग नहीं समझा सकते हैं सिवाय इसके शर्मसार करने वाले वाक़ये हो रहे हैं। करना होगा और हुकूमत से जो भी मुमकिन है कर रही है। लेकिन एक बात जो अभी कही है हमारे साथी ने
कि झारखंड में चूंकि हुकूमत कोई बहुत दिन से वहाँ मजबूत हुकूमत नहीं बनी है, ये भी एक सबब हो सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो बहुत मजबूत हुकूमत बरसों से चल रही है, वहाँ भी बड़ी बड़ी वारदातें होती हैं। हमारे मगरबी बंगाल में भी हो रही थी, लेकिन जब से ये ममता बनर्जी की गवर्नमेंट आई है उसने उसके ऊपर बड़ी हद तक काबू पा लिया है। अब तो वहाँ सुकून नजर आ रहा है जी। वहाँ मलियाबादी साहब बहुत सही बात आपने कही कि इंसानियत को शर्मसार करने वाले वाक़े लगातार हो रहे हैं और सोचने की जरूरत है। हमारे साथ स्वामी अग्निवेश जुड़ गए हैं जो समाज सेवी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। स्वामी जी, चैनल 1 में आपका स्वागत है। जो झारखंड में नक्सलियों ने जो हैवानियत दिखाई है उस पर आप क्या कहेंगे? पुरजोर निंदा करता हूँ। उन्होंने जिस बर्बरता और क्रूरता के साथ सीआरपीएफ के जवानों को मारा, लगभग 10 से 15 जवान वहाँ पर, और खत्म कर दिए उन्होंने। देश में बम रख करके उन्होंने उन 2 ग्रामीणों की भी जान ले ली जो लाशें उठाने के लिए आए थे जी। इसका किसी आइडियोलॉजी, किसी माओवाद से कोई भी संबंध नहीं हो सकता। जिन्होंने भी ये किया वो भत्सना निंदा के पात्र हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सीआरपीएफ के जवानों को इस तरह की लड़ाई में सरकार जो झोंक रही है, क्या उनकी ट्रेनिंग, क्या उनका पूरा प्रशिक्षण उस काम के लिए होता है? वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए होते हैं। पुलिस और सीआरपीएफ ये सारी चीजें केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होती है, न कि नक्सलियों के साथ एक कॉम्बेटेंट के रूप में जाने के लिए। उनको आप एकदम सुदूर जंगलों के अंदर भेज देते हैं बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी इंटेलिजेंस के। कोई सपोर्ट नहीं है, कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है। जो चॉपर प्लेन पहुंचने चाहिए थे वो 17 घंटे बाद पहुंचते हैं और 5 जवान इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनको टाइम पर उठा करके किसी अस्पताल में नहीं ले जाया गया। वो खंडक में पड़े, ट्रेन में पड़े, खून बहता रहा, रिश्ता रहा, सड़क पे छटपटाते रहे। लेकिन हमारी सीआरपीएफ के पास तो कोई इंतजाम नहीं था, सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं था अपने जवानों को बचाने के लिए। मैं सरकार की नीयत के ऊपर सवाल उठाना चाहता हूँ। बड़ा दर्द है मुझे आज इस बात को देख करके, सीआरपीएफ के जवान कीड़े मकोड़ों की तरह से मारे जा रहे हैं। चाहे बस्तर के जंगल हो, झारखंड हो, बिहार का लाचार कहीं का भी हो, सब जगह पर यह हाल है, एक जैसा हाल। यदि वो माओवादियों की बंदूकों से नहीं मरते अम्बुश में, तो वो डेंगू के, मलेरिया के मच्छरों से मर जाते हैं। क्या इंतजाम उनके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दामाद के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए मंत्रियों ने जो इंतजाम कर रखे हैं, क्या हमें फर्क नहीं बनता कि उनकी सुरक्षा का इंतजाम, सारी चीजों का इंतजाम सीआरपीएफ के जवानों के लिए करें? जी स्वामी जी, बहुत बुनियादी सवाल आपने उठाया है कि जवानों को मदद नहीं पहुंची वक्त पर और उनके पास प्रॉपर तरीके से हथियार की कमी है। आलोक जी हमारे साथ हैं, झारखंड मामलों के विशेषज्ञ भी हैं, लंबे वक्त तक इंटेलिजेंस कवर करते रहे हैं। आलोक जी, जो स्वामी जी ने जिस तरफ ध्यान दिया है उस पर जरा रोशनी डालिए कि जब एक समस्या बनी हुई है, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 2001 में पहली बैठक बुलाई गई थी, नक्सलवादी क्षेत्र से प्रभावित राज्यों के डीजीपीज की पहली बैठक वो बुलाई गई थी और उसमें स्ट्रेटेजी बनाई गई थी कि कैसे हम इसको एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। तो कहाँ है वो सब कोऑर्डिनेशन? उसके बाद लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं सुरक्षा बलों को वो तक मुहैया नहीं होती हैं। तो पैसा कहाँ जा रहा है? जो पुलिस रिफॉर्म के नाम पे आ रहा है या पुलिस को सशक्त करने के नाम पे जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? यूसुफ भाई, 2 चीजें बिल्कुल समझनी पड़ेगी। नक्सली हिंसा की जब हम बात करते हैं तो हमें ये नहीं समझना पड़ेगा कि झारखंड में ये वारदात हुआ। हमें ये मानना पड़ेगा कि नक्सली एक आइडियोलॉजी है और उसके तहत काम हो रहा है। और जो नक्सल लातेहार में जिन नक्सलियों ने ये वारदात किया है, जाहिर तौर पर उसके लीडर लातेहार या झारखंड के नहीं होंगे, वो आस पड़ोस के किसी अलग अलग प्रदेश के होंगे और एक सेंट्रली मॉनिटर्ड व्यवस्था के तहत वो काम हो रहा है। जैसे कोबाद गांधी की बात आई थी, वो गिरफ्तार है अभी। तो इन सारे लोग हैं, इनकी कोर कमेटी है जो एक सेंट्रलाइज तरीके से काम करती है। और जैसे स्वामी अग्निवेश बता रहे थे कि वाकई नक्सली वारदात के पीछे मेजर इंटेलिजेंस फेलियर है, और वो सिर्फ राज्य के इंटेलिजेंस फेलियर का मामला नहीं है, वो सेंटर और कहीं ना कहीं एक जो पूरे सामूहिक तरीके से नक्सलवाद से निपटने की जो कोशिश हो रही है उसके इंटेलिजेंस का फेल्योर है। अगर जो टॉप बॉडी है, जो इनका पॉलिट ब्यूरो है, जिसके तहत ये फैसला लिया करते हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रदेशों के कमांडर भेजा करते हैं, उन कमांडरों पर निगरानी रखने की व्यवस्था
निचले स्तर पर हो, उससे ज्यादा जरूरी है कि जो 5 लोग कहीं आंध्रा के जंगल में बैठ करके ये संस्था चला रहे हैं, या 20 लोग या 25 लोग या 100 लोग, वो इंटेलिजेंस दायरे में क्यों नहीं आ रहे, उनके बारे में ठोस जानकारी इंटेलिजेंस क्यों नहीं मुहैया करा पा रही है। ये एक बड़ा फेलियर है। हिंसा के पीछे इस बात को समझना पड़ेगा। और ये कह देना कि झारखंड में ये वारदात हुई और फिर थोड़े दिन के बाद आप नहीं, ये मसला सिर्फ झारखंड का नहीं है, मसला सिर्फ झारखंड का नहीं है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी बड़े बड़े कांड इस तरह के हुए हैं। संजय सराफ हमारे साथ मौजूद है, नौजवान नेता हैं। संजय जी, अभी आपने मसला उठाया था कि इंटेलिजेंस फेल्योर का मसला, फिर मसला उठाया इंटेलिजेंस फेल्योर, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो खुली किताब है। आलोक जी ने क्लियर बोला है कि इंटेलिजेंस फेलियर की जो सेंटर में बैठे हुए लोग हैं, सेंटर में बैठ के टेबल पर बैठ के जो उनको लगता है कि फॉर्मेशन हो रही है, मेरे को नहीं लग रहा है कोई फॉर्मेशन हो रही है। चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर की बात है, नॉर्थ ईस्ट की बात है, जहां पर आप आलोक जी को मैं लगता हूं इन्होंने थोड़ा सा एक फिगर गलत बोला, वहां 2 करोड़ लोग हैं, 13 करोड़ लोग नहीं है। बिहार और झारखंड मिला के 13 करोड़ होते हैं। तो 2 करोड़ लोग में अगर आप, और आलोक जी ने यह भी बोला शायद इन्होंने कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की मिलिटेंसी को अगर ये प्रॉपर तरीके से देखे, वहां की कोई मिलिटेंसी नहीं है जिस तरीके से हम मिलिटेंसी को देखते हैं। यहां पर जब 10 पुलिस आर्मी वालों, पुलिस फोर्सेस को एट ए टाइम मारा जाता है और आलोक जी कहते हैं ये एक छोटा मोटा मसला है, मेरे को इस चीज का बड़ा दुख है, जबकि वहां पर मसला वो नहीं है। मसला जो संजय एक और मसला जो अभी स्वामी अग्निवेश जी ने बुनियादी सवाल उठाया था कि अगर लोग बॉर्डर पे नहीं मरते हैं, पुलिस नक्सलियों के हाथों मारे जाते हैं, जो बचते हैं फिर वो डेंगू मलेरिया से बचते हैं, नहीं बुनियादी सुविधाओं की तरफ ध्यान। स्वामी जी से हम एक बात और जानना चाहेंगे। स्वामी जी, बार बार ये बात होती है कि नक्सलवादियों की जो डिमांड्स हैं या उन क्षेत्र में जहाँ नक्सली ज़्यादा सक्रिय हैं वहाँ पर विकास नहीं पहुँच पाया है, तो विकास कैसे पहुँचे? साइमल्टेनियस जो एक प्रोसेस होना चाहिए, समानांतर जो प्रक्रिया, वो क्यों नहीं हो पा रही और कैसे हो पॉसिबल है? इसके लिए 2 तरीके हैं जी। पाकिस्तान के पिछले 65 सालों से लड़ रहे हैं, हम उनको मार रहे हैं, वो हमें मार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम उनसे बातचीत कर रहे हैं जी। भारतीय वार्ता चल रही है, कश्मीर के मुद्दे को लेकर के भी चल रही है और बाकी सारे मुद्दों को लेकर चल रही है जी। चीन के साथ हम लड़ाई लड़े भी और हमें बहुत कुछ एक मार भी पड़ी, हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। सन 62 से लगातार आज तक बातचीत हो रही है। हम नक्सलियों के साथ, माओवादियों के साथ बातचीत क्यों नहीं करते? जब वो तैयार है बातचीत के लिए, खोलना पड़ेगा। उन्होंने चिट्ठी लिख करके दी है बाकायदे, उनके पूरे कॉलेज ब्यूरो की तरफ से उनके स्पोक्स पर्सन राजकुमार ने चिट्ठी लिख करके दी और वो चिट्ठी मैंने ले जा करके चिदम्बरम साहब को दी जब वो होम मिनिस्टर थे। वो बातचीत की प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं की जाती, बल्कि जो बातचीत के लिए उनकी तरफ से सामने आते हैं उनको एनकाउंटर करके हम मार डालते हैं। किशन जी बातचीत के लिए तैयार थे ममता बनर्जी की सरकार से, उनका एनकाउंटर कैसे कर दिया गया? बातचीत नहीं करेंगे आप तो समाधान कैसे निकलेगा? विकास तो बातचीत की जाए, यदि हम हिंसा को रोकना चाहते हैं। जी स्वामी जी, बहुत बुनियादी आपने सवाल उठाया, हम चलेंगे। दायरा खोलना पड़ेगा। आलोक जी, बातचीत क्यों नहीं हो पाती आखिर? बार बार ये बात सामने आती है। मैं इत्तेफाक नहीं रखता यूसुफ भाई, वो ये कह रहे हैं कि बगैर इंटेलिजेंस के पुलिस क्यों चली जाती है, सरकारी तंत्र क्यों चला जाता है? नक्सलियों का भी दोष है। जिन इलाकों में नक्सली पहुंच गए हैं और जिन्होंने उस इलाके को घेर रखा है, वहां वास्तव में आज की तारीख में मनरेगा या जो भी विकासवादी चीजें हैं, आम आदमी के राशन पानी का इंतजाम नहीं पहुंच पा रहा है। मैंने खुद जाके कवर किया है और देखा है जो स्वामी जी ने जो मसला उठाया है, वो कहते हैं भाई पाकिस्तान के साथ लगातार बातचीत हो रही है और उसके अलावा जो स्वास्थ्य कर्मी है वो वहां के लोगों को स्वास्थ्य की जरूरी सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रही हैं, जो केंद्रीय योजना के तहत या राज्य सरकार लेवल पर जा रही है। मनोहर जी, जो स्वामी जी ने भी मसला उठाया, पहुंचे बातचीत का इंतजाम करे सरकार नक्सल, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, 2 मुद्दे हैं। नक्सलवाद के जड़ में अगर कहा जा रहा है कि शिक्षा, अज्ञानता या जो है प्राकृतिक संसाधनों का जो शोषण हो रहा है, तो ये तो एक भारत सरकार का या इस देश का जो है एक परमानेंट एजेंडा है। जो मैल गवर्नेंस है, जो बैड गवर्नेंस है और जो देश के जो नेग्लिजेंट लोग जो हैं, जो देश के जो रिमोट एरिया में रहने वाले जो बैकवर्ड लोग हैं, उनके प्रति गवर्नेंस जो है, हमारा तो गवर्नेंस हर तरह से फेलियर है। उनके प्रति जो अगर गवर्नेंस और बेहतर नहीं होगा। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आलोक जी, अभी स्वामी जी ने आलोक जी, स्वामी जी ने सवाल उठाया था कि एक तरफ पाकिस्तान के साथ लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जंग भी हुई है, लेकिन पाकिस्तान के साथ बात हो रही है, नक्सलियों की तरफ से भी ऑफर है बातचीत करने का, नक्सलियों से केंद्र सरकार बात नहीं करती है, वो बातचीत क्यों नहीं हो पाती है? यह शुरुआत उसकी क्यों नहीं होनी चाहिए?
ये बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए, इस बात से कोई इंकार नहीं करता है, लेकिन स्वामी अग्निवेश जैसे लोग अगर बीच बीच में आकर के सिर्फ मानवाधिकार की बात के नाम पर एक बड़े इलाके को अगर इस तरीके से छोड़ दें कि वहां नक्सलियों का प्रभाव है, वहां पुलिसकर्मी ना जाए, वहां व्यवस्था के लोग ना जाए, तो ये भी एक लिहाज से गलत है। इन सबको या जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो दोनों को समझने वाले लोग हैं, उन सबको उन लोगों के बीच जाना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां जो लोग फंसे पड़े हैं वो किस बुरी हालात में जी रहे हैं, और सिर्फ इसलिए जी रहे हैं कि नक्सली एक जिद के तहत उन्हें घेर के रखा है उन्होंने, और उस इलाके में कोई भी सुरक्षा व्यवस्था या भारतीय तंत्र का कोई हिस्सा वहां नहीं पहुंच पा रहा। जी एक बार स्वामी जी से थोड़ा सा एक संक्षेप में, स्वामी जी, आलोक जी का कहना है कि आप जैसे लोगों को पहल करनी होगी, अगर बातचीत सरकार से, नक्सली और सरकार के बीच कोई बातचीत हो सकती है, तो आप जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता है जिनकी इज्जत भी समाज के अंदर है, लोग सुनते हैं गंभीरता से आपकी बात को, आप जैसे लोगों को पहल करनी होगी, क्या कहेंगे आप? मैंने पहल की थी, अपनी जान पर खेल करके मैंने, तो मुझे चिदम्बरम गृह मंत्री थे उस समय, उन्होंने जब मुझे कहा 11 मई 2010 ये बात कही, चिट्ठी लिख करके कि आप माओवादियों से कहिए कि केवल 72 घंटे के लिए युद्ध विराम करें, तो हम उनको बातचीत के लिए बुला लेंगे। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने पूरी ताकत के साथ 20 दिन के अंदर अंदर उनकी तरफ से जवाब लिखित दस्तखत किया हुआ ला दिया कि 72 घंटे के लिए नहीं, वो 72 दिन के लिए युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। लेकिन हुआ क्या, उस आजाद को जिसने चिट्ठी लिखी थी मुझे, माओवादियों का जो प्रवक्ता था, उसको आपने 1 जुलाई की रात को 2 जुलाई की सुबह से पहले और एनकाउंटर करके आदिलाबाद के जंगल में खत्म कर दिया। झूठा किस्सा बनाया कि वो हथियारबंद लोग घूम रहे थे जंगल में। मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। मैंने चिदम्बरम जी से कहा, प्रधानमंत्री से कहा, राहुल गांधी से कहा, इसकी न्यायिक जांच तो करा दो भैया जी। तो तुम्हारा जो है तरीका बोल रहे, बता रहे हो कि एनकाउंटर में मारे गए, लोग कह रहे हैं 1 एनकाउंटर में मारे गए, तो कौन सी बात सही, इसकी जांच तो करा दो। जी 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 यूसुफ जी, बात स्वामी जी, मैं बीच में हस्तक्षेप करना चाहूंगा कि इस देश में ही कई मिसाल रहे हैं। जैसे जयप्रकाश नारायण के सामने उस दौर में जब वो उभर के निकल रहे थे, तो डाकुओं का एक बड़ा इलाका जो प्रभावित है डाकुओं के आतंक से, उन्होंने सरेंडर किया। इसके अलावा चंबल के में कई बार डाकुओं ने सरेंडर किया समाज सेवियों के प्रभाव में आकर के, फूलदेवी ने भी सरेंडर किया था जी। आलोक जी, ऐसा आज की तारीख में हमारे बीच ऐसा कोई क्यों नहीं निकल पा रहा? जी बहुत सही बात, वही आलोक जी, वही जो सिस्टम में, संक्षेप में संजय जी, एकदम संक्षेप में टाइम। यूसुफ जी, बात ऐसी है कि बातचीत का संजय जी, मैं माफी चाहूंगा, हम एक सेकंड बातचीत का दायरा हम उम्मीद करेंगे कि आप बातचीत के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद का दामन यहाँ पर ही नहीं, ये दामन नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ न्यूज लाइन में जम्मू एंड कश्मीर में भी जब पूरा हो चुका है। न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी अहम मुद्दे के साथ। हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। मलियाबादी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वामी अग्निवेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजय जी, मनोहर जी और आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल सिटी मोहाली।